नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी भोपाल में बड़ी बैठक आज करने जा रही है, जहां प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक। नई नियुक्तियों के बाद अहम बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ये बैठक लेंगे। तो आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो कार्य योजना को लेकर है। मोर्चा, प्रकोष्ठ और साथ ही जो पदाधिकारियों की बैठक के दौरान नई नियुक्तियां होनी हैं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। तो भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक आज होने जा रही है। बीजेपी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक होगी। नई नियुक्तियों के बाद आज ये बैठक हो रही है और साथ ही आगे क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर रणनीति तय होगी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे और भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। नई नियुक्तियों के बाद ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सभी की जो जिम्मेदारी है वो भी तय होती हुई नजर आएगी। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक। नई नियुक्तियों के बाद यह अहम बैठक है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक को लेंगे। तो सरकार के काम करने की नीति को लेकर मंथन किया जाएगा और नई नियुक्तियों के दौरान जितने भी नए जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं शामिल हो रहे हैं, उनको जानकारी दी जाएगी, उनको संबोधित किया जाएगा और पार्टी लाइन किस तरीके से काम करती है, किस ट्रैक पर काम करती है, सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य किस तरीके से बैठाना है, आपसी तालमेल को लेकर भी बातचीत। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, नई नियुक्तियों के बाद ये जो बैठक रखी गई है आज, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। प्रमुख तौर पर ये बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हाल ही में बीजेपी ने नए मोर्चा प्रकोष्ठों का ऐलान किया था, जो नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए उन्हीं को इस बैठक में बुलाया गया है। 17 मोर्चा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो आज की बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे से बैठक होगी। क्या कार्य योजना आगामी दिनों को लेकर पार्टी तय करती है, उसकी जानकारी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को दी जाएगी। किस तरीके से उनको अपने अपने क्षेत्रों में काम करना है उसके बारे में बताया जाएगा और साथ ही ओबीसी वर्ग आरक्षण को लेकर सरकार ने जो फैसला किया है उसको किस तरीके से प्रचारित करना है उस बात की जानकारी भी दी जाएगी। तो काफी अहम होगी क्योंकि आगामी उपचुनाव और उसके बाद 2023 के चुनाव को लेकर नए पदाधिकारियों को जो है मंत्र दिए जाएंगे, टिप्स दिए जाएंगे, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और वो तमाम जानकारियां दी जाएंगी जो सरकार के फैसले हैं, योजनाएं हैं और पार्टी की जो गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से नीचे तक लेकर जाना है, उन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अनुराग, आप लगातार बने रहें। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी जो कार्यनीति होती है, जो रूपरेखा तैयार करनी है, आगामी जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे और साथ ही 2023 को फोकस रखा गया है, इसके चलते बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर मंत्रालय में करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और इससे पहले मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ करेंगे चर्चा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा होगी। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक सीएम ने बुलाई है। कानून व्यवस्था बेहतर करने को लेकर बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में बैठक रखी गई है और इससे पहले मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी मुख्यमंत्री चर्चा कर चुके हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा होगी। इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलेगी सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी योजना। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में भी कटौती की तैयारी। 100 यूनिट का बिल 100 रुपए, लेकिन 101 यूनिट में तो औसतन 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से होगा चार्ज। मंत्रिमंडल समूह ने तैयार किया प्रस्ताव, जहां मंत्री समूह के प्रस्ताव पर सरकार लेगी फैसला। बिजली सब्सिडी को आधी करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है।
तो घरेलू बिजली की सब्सिडी में होगी कटौती। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, कटौती की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति योजना बदलने की कोशिश कर रही है और उसे बदलने के साथ, नाम बदलने के साथ उस योजनाओं को भी खत्म करने का जो विचार कर रही है, ये मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ बड़ा धोखा है। इंदिरा जी जो इस देश की आजादी की, उन्नति की और कहीं ना कहीं तरक्की का प्रतीक है, जो इस देश के साहस और शौर्यता का प्रतीक है, उस नाम को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, वो उनके क्रियाकलापों को समझना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदला जाएगा और जैसा कि अभी सुना कुणाल चौधरी को, उनका ये कहना है कि नाम के साथ साथ योजना को भी पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, घरेलू सब्सिडी भी कम की जा रही है। देखिए, असल में सरकार घरेलू उपभोक्ता और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली में बड़ी सब्सिडी देती है और इसको लेकर करोड़ों रुपए की राशि बिजली कंपनियों को दी जाती है। लेकिन लगातार जो है बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं और सरकार के ऊपर बिजली कंपनियों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब सरकार इस बात को लेकर विचार कर रही है कि कैसे घाटे को कम किया जाए और कैसे सब्सिडी को सीमित किया जाए। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया था और उस मंत्रिमंडल समूह ने जो सिफारिशें सरकार को भेजी हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 100 रुपए तक की यूनिट जलाने वाले उपभोक्ताओं को 100 रुपए का बिजली बिल दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर यदि खपत होती है बिजली की तो उसमें 8 रुपए 40 पैसे के हिसाब से चार्ज किया जाए। तो ऐसे में उन उपभोक्ताओं को तो फायदा होगा जो 100 यूनिट तक जलाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा की यूनिट का इस्तेमाल करने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली का भार जरूर बढ़ेगा। तो सब्सिडी को सीमित करने की कोशिश है और इसी के साथ योजना का नाम बदलने की सिफारिश भी मंत्रिमंडल समूह ने की है। इंदिरा गृह ज्योति योजना जो कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय शुरू हुई थी, उस योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की सिफारिश मंत्रिमंडल समूह ने की है। फैसला अब सरकार को लेना है कि क्या सब्सिडी को सीमित किया जाएगा और योजना को बदला जाएगा, लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर अब राजनीति तेज होती हुई जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, राजनीति तो होगी अनुराग, क्योंकि कुछ महीनों पहले की ही बात है जब ये रिपोर्ट सामने आई थी कि बड़े बड़े संस्थान हैं, जो बड़े बड़े सरकारी संस्थान हैं, लाखों का बिजली बिल बकाया है जो भुगतान नहीं हुआ है, सालों से बिजली बिल भुगतान नहीं हुआ है और इससे बिजली कंपनी को घाटा हो रहा है। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि इनका जो भुगतान होगा ये भी जनता से ही लिया जाएगा आने वाले समय में, और ऐसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल ही रही है। रीनू, देखिए, एक तो प्रदेश में जो उद्योग संचालित हो रहे हैं और जो बड़े बकायादार हैं, यानी कि जिन पर बिजली बिल के लाखों करोड़ों रुपए निकल कर आ रहे हैं, उन पर सरकार लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी ऐसे बिजली उपभोक्ताओं की कमी नहीं है जिन पर बिजली कंपनियों की वसूली करोड़ों रुपए में निकल कर आ रही है। तो ये भी एक बड़ा चुनौती है कि किस तरीके से जो वसूली है उसको तेज किया जाए, सख्ती किस तरीके से किया जाए। लेकिन ये बात भी सच है कि लगातार बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है और यही वजह भी है कि कोयले की देनदारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो पूरे मामले में किस तरीके से समाधान निकाला जाए, जो जिन पर वसूली निकल रही है उसको किस तरीके से वसूला जाए, ये तमाम तरह की चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इनसे कैसे निपटेगी सरकार, ये देखना भी दिलचस्प है। कैसे सरकार निपटती है। बिल्कुल अनुराग, सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं प्रदेश में ओबीसी के मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता और संगठन के जरिए अब जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी में है। जनता के लिए चलाए गए कैंपेन में पार्टी पब्लिक को ये बताएगी कि कैसे ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने बरगलाया और बीजेपी ने जो कदम उठाया उसे वो भुनाने की कोशिश में करेगी। इसके लिए बैनर पोस्टर का तो सहारा लिया ही जाएगा, साथ ही साथ सोशल मीडिया की भी मदद ली जाएगी। शिवराज जी के आते ही उन्होंने बहुत तेजी से इसमें काम किया और आज ये है कि 5-6 मामलों को छोड़कर सब जगह ओबीसी आरक्षण लागू है। तो कांग्रेस के इस काले कलंक को लोगों को बताना तो पड़ेगा। और शिवराज जी खुद ओबीसी है, उन्होंने ओबीसी के दर्द को समझा है साहब। जाके पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। कमलनाथ जी, आप कहाँ से समझोगे पिछड़ा वर्ग की जो दिक्कतें हैं उनको। आप तो बहुत बड़े आदमी हो साहब। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता है कि पिछड़ा वर्ग के इस महत्वपूर्ण निर्णय को, आरक्षण के निर्णय को लोगों तक पहुंचना चाहिए।
और रायपुर से खबर है, सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां बीजेपी पर जवाबी हमले की तैयारी। सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के चिंतन शिविर का देंगे जवाब। पुरंदेश्वरी की थूकने वाले बयान पर चर्चा, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर रहेंगे मौजूद। और संवाददाता देवव्रत भगत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवव्रत, डी पुरंदेश्वरी ने जो थूकने वाली बात कही थी, इसको लेकर काफी सियासत हो रही है और इसके जवाब देने की तैयारी है। जी बिल्कुल, और क्योंकि चिंतन शिविर में लगभग 3 दिन का ये चिंतन शिविर था, लेकिन शिविर के आखिरी में जो बयान यहाँ पर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी का आया है, निश्चित रूप से इस विवादित बयान के बाद एक तरह से राजनीतिक बहस से छिड़ गई है। दोनों पार्टियों के बीच लगातार तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है और आज इसी जो बयान को लेकर के ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री समेत 2 मंत्री भी जो हैं एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद निश्चित तौर पे राजनीति गरमाई है और हो सकता है कि इस बयान को, इस पूरे बयान को कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल माइलेज की तरह ले और इसका जो उपयोग है वो आने वाले दिनों में हो, क्योंकि अगर इस तरह की विवादास्पद बयानबाजी विपक्ष की तरफ से की जाती है तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को यहाँ पर विपक्ष पर हावी होने का मौका मिल जाता है और यही कुछ अभी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पर सत्ता पक्ष अभी विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और मुख्यमंत्री खुद इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो बयान आया था वो सीधे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को लेकर के था। तब ऐसे में माना यह जा सकता है कि बीजेपी पर अभी कांग्रेस लगातार हमलावर है और जो बयान विवादास्पद आया है उसको लेकर के कांग्रेस नेता बितरे हुए हैं। आज 1:30 बजे तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और इसके अलावा वन मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे की मौजूदगी में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। तो अब पूरी तैयारी है जवाब देने की बीजेपी को। बीजेपी के चिंतन शिविर का जवाब दिया जाएगा, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान रविंद्र चौबे साथ ही मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहेंगे। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, हैकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंटरनेशनल हैकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5.5 करोड़ का लगाया था चूना, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को लगाया था चूना। मुंबई ब्रांच से निकाले थे पैसे, 87 खातों में किया था पैसों का ट्रांसफर। गैंग का मास्टरमाइंड है नाइजीरियन, पूछताछ में होंगे और भी कई बड़े खुलासे। तो हैकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेल में ये लिखा था कि बैंक ऑफ कुवैत और बैंक ऑफ बहरीन ये बैंक से 14 और 15 अगस्त को हैक करके 5.5 करोड़ रुपए डिफरेंट अकाउंट्स में गए थे और जिन अकाउंट्स में गए थे उसमें 3 ग्वालियर के थे जिनके अकाउंट में 7.5 लाख रुपए गए थे। इनका मेल प्राप्त होने के बाद ये एएसपी ईस्ट और सीएसपी टीआई वगैरह ने मिलके इन 3 आरोपियों को पकड़ लिया और मुंबई पुलिस को सूचना दी, जिससे आज वहाँ से एक पुलिस की टीम आई थी और इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके इनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है और इसको लेकर वो मुंबई जा रहे हैं। और चूंकि ये ग्वालियर के थे तो निश्चित तौर पे हमको ये जानकारी अभी उनसे लेंगे कि किस तरह से उनके ये तार ग्वालियर से जुड़े। तो सुना आपने, ग्वालियर के तार कैसे जुड़े हैं इसकी जांच की जा रही है। इंटरनेशनल हैकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 87 खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। 5.5 करोड़ का चूना लगाया गया था, जिसमें बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को चूना लगाया गया था। तो मुंबई ब्रांच से भी छेड़खानी हुई थी। हैकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अभी भी जांच चल रही है कि आखिरकार जो गैंग का मास्टरमाइंड है नाइजीरियन, पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। तो बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को लगाया था चूना, मुंबई ब्रांच से निकाले थे पैसे, 87 खातों में पैसों को ट्रांसफर किया गया था। गैंग का मास्टरमाइंड है नाइजीरियन, पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, इंटरनेशनल हैकर के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ तार कहां से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर से एक कोचिंग संचालक और 2 उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्वालियर पुलिस की मदद से।
ये सिरोल के बंसीपुरा इलाके के रहने वाले हैं। इन तीनों युवकों का इंटरनेशनल हैकर गैंग से कनेक्शन सामने आया है। दरअसल इंटरनेशनल हैकर गैंग ने मुंबई की बहरीन और कुवैत बैंक की जो शाखाएं थी, उन शाखाओं से करीब 5 करोड़ से ज़्यादा रुपये का हैक करके ट्रांसफ़र किया था और ये 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच छुट्टी के दिन 3 दिन में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। इन्होंने इन अकाउंट को हैक करके पैसा ट्रांसफ़र किया था। ये ग्वालियर के जो 3 युवक थे, इन तीनों युवकों के खाते में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र होकर आए थे और पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये लोग हैकर गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके खाते में रुपया ट्रांसफ़र हैकर गैंग के सदस्य करते हैं बैंक की अकाउंट हैक करने के बाद, और उस रकम के एवज में इन्हें एक बार में 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का कमीशन मिलता है इनके खातों में जो रुपया आता है, और वो रुपया बाद में ये हैकर गैंग के सदस्यों को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसका जो मास्टरमाइंड है वो नाइजीरिया का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच मुंबई की गिरफ्त में है और पूछताछ की जा रही है। साथ ही दिल्ली से एक समीर नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। तो अब इन लोगों से पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि कितनी बार आखिरकार इनके खातों में रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, कितना पैसा इन्होंने कमाया है। इसके अलावा ये भी कनेक्शन तलाश रही है मुंबई पुलिस से ग्वालियर पुलिस की, आखिरकार इस इलाके के और लोग भी क्या इस गैंग के संपर्क में थे या फिर इस गैंग ने इस इलाके में भी कहीं बैंक को हैक करके या एटीएम को हैक करके वारदात को अंजाम दिया। तो पूछताछ के बाद और भी खुलासे होंगे इसमें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अभी और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। पूछताछ जांच लगातार चल रही है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया था जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े कारनामे दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस से फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या फिर आप बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उज्जैन में कुत्तों के साथ बर्बरता करने की खबर है। देवास रोड पर कुछ लोगों ने 5 कुत्तों को एसिड डालकर मार डाला। घटना से स्थानीय लोग सख्त में हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पीपुल्स फॉर एनिमल की टीम ने पूरी घटना की जानकारी एसपी को दी। नागझीरी पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी नगर में कुछ लोगों ने 5 कुत्तों के मुंह पर एसिड डाल दिया। सुबह कुत्तों को तड़पता देख महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में किराना दुकान चलाने वाले धर्मेंद्र परिहार ने डॉक्टर अमृता सोनी के साथ कुत्तों का इलाज कराने पशु अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के बाद भी कुत्तों को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने धर्मेंद्र की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम का केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महालक्ष्मी नगर नागजीरी थाना क्षेत्र में कुछ कुत्तों की जो है मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में एनजीओ के द्वारा भी संपर्क किया गया और मोहल्ले के लोगों के द्वारा बताया गया कि 1 तारीख की रात में आवारा 4-5 कुत्तों को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुछ ज्वलनशील पदार्थ या उसको एसिड या एसिड जैसा कोई पदार्थ है उसका उन पे उपयोग किया गया, जिससे कि कुत्तों की तबीयत खराब हो गई। लालपुर हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया भी गया था, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक प्रकरण कायम किया गया है अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध और इसमें जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद निगम जुड़ गया। आनंद, कैसी हैवानियत है ये? कैसे हैं ये लोग जिन्होंने बेजुबानों के मुंह में एसिड डाल दिया? बिल्कुल, देखिए बड़ा ही चौंकाने वाला मामला जो है उज्जैन के नागजीरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला है और महालक्ष्मी नगर का ये पूरा मामला है, जो कि गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है बेजुबान कुत्तों के ऊपर ये जिस तरह से एसिड डाला है, बड़ी अमानवीय स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से क्रूरता दिखाई गई है बेजुबानों के साथ। इसी को लेकर जो है आसपास के जो रहवासी उन्होंने जो है सुबह जिस तरह से कुत्तों का एक के बाद एक बेहोशी की हालत में देखा और उसके बाद उनके फेस पर एसिड डला हुआ देखा, जिसके बाद ये सभी लोग पशु चिकित्सालय लेके गए, लेकिन किसी भी 5 कुत्तों को बचाया नहीं जा सका और इन सभी कुत्तों की फिलहाल मौत हो गई। इसके बाद जो है वहाँ के रहवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका आनंद जानकारी के लिए। तो आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। हालांकि कुत्तों को
हालत खराब हुई थी, डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के तकरीबन सभी क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, तो वहीं दक्षिणी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में इस बार बहुत कम बारिश हुई, जिसकी वजह से सूबे में सूखे की आशंका जताई जा रही है। खबर रायपुर से मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज अमरजीत भगत की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधायक कॉलोनी में शाम 4 बजे से बैठक। सरप्लस धान की नीलामी पर होगी चर्चा। मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह होंगे शामिल, रविंद्र चौबे और उमेश पटेल होंगे शामिल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। Headlines presented by